हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जो डिफरेंस है फेरा और फेमा के बीच में, ये हमने इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ा है, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डीपली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वीडियो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग फेरा एंड फेमा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel at India, in which you will get videos of NET JRF in the subject Commerce and Management. Along with that, you can also join our Telegram channel, that is Ed India for NET JRF, जिसमें आपको हमारे YouTube वीडियो की लिंक्स एंड क्विजेज़ की लिंक मिल जाएंगी। जी हाँ, हम क्विजेज़ भी डेली बेसिस पे लेके आते हैं फॉर पेपर 1 नेट JRF पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिससे पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और कौन कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अलॉन्ग विद दैट मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 प्लेलिस्ट होंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। जो भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं सारे के सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी एक और यूट्यूब चैनल है, रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड PhD से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं, फेरा और फेमा का डिफरेंस जान लेते हैं। फेरा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा पहले आया था, तभी इसका ईयर लिखा हुआ है 1973, और उसके बाद फेमा आया इन द ईयर 1999। मतलब ये एक्ट आया था 1999 में और एनफोर्स हुआ था फेमा ऑन 1 जून 2000। और जो ये फेरा है, ये जब आया, ये जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आया, इसका एम्फसिस था, इसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि किस तरीके से करेंसीज का रेगुलेशन करना है, राइट। और जो फेमा है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, उसने इस चीज़ पे फोकस किया कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है, जिसे अपन फॉरेक्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेरा और फेमा जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो फेरा का ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से करेंसीज को रेगुलेट करना है, और फेमा का ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है। पूरा डिटेल में अपन समझेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंस है फेरा एंड फेमा के बीच में, वो ये है कि फेरा में आपको अप्रूवल लेना पड़ता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अगर कोई भी आप जो है ट्रांजैक्शन करना चाहते हो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर आप दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। ये रेगुलेटिंग बॉडी थी, रेगुलेटरी बॉडी थी, RBI फेरा के केस में। बट फेमा में आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जब आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हो तब आपको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत है फेमा में। बट फेरा में हर एक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके लिए आपको पहले RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। जैसे रेगुलेट करनी है आपको करेंसीज, तो ईच एंड एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू टेक द प्रायर परमिशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। And in FEMA, not all the transactions, especially those transactions which are focused on regulating foreign exchange, सिर्फ उन्हीं की परमिशन आपको लेने की ज़रूरत है, बाकी सब ट्रांजेक्शन्स आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो अंडर फेमा। अब इंडिविजुअली फेरा के बारे में समझ लेते हैं। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, ये इंट्रोड्यूस हुआ इन द ईयर 1973, और इसका जो ये एक्ट था ये इस मकसद के साथ आया था कि किस तरीके से फॉरेन पेमेंट को अपन रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से करेंसी का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहिए, किस तरीके से
जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो हमारे फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे किस तरीके से, सिक्योरिटीज़ का रेगुलेशन करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ों पे फेरा फोकस करता था, राइट। और जब फेरा आया तब हमारे फॉरेन रिजर्व्स की जो स्थिति थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम थे। और ये फेरा की ही देन है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज थे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फेरा अच्छे हो गए। सो इट एम्ड एट कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्विंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है, तभी आपको हर एक चीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत है, बिकॉज उनका फोकस था फॉरेन रिजर्व्स को अच्छा करना, फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करना, उसकी पोजीशन अच्छी लेके आना। और फॉरेन रिजर्व्स अगर अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का, जो कि 1973 में आया था। इसके साथ साथ ये जो फेरा है ये उन मल्टीनेशनल कंपनीज में भी लागू होता था जो कि दूसरी कंट्री में वर्क कर रही हैं, पर विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओन एंड कंट्रोल इंडिया से हो रही है पर दूसरी कंट्री में भी वर्क कर रही हैं, उन पे भी फेरा जो है लागू होता था। मैं इसलिए ब्लू कलर से लेके आया हूँ बिकॉज कई बार जो है ये स्टेटमेंट्स में आ जाता है, कई बार असर्शन रीजन में आ जाता है, और हम तो कहते हैं नहीं, हमें तो सिर्फ इंडिया से मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इज टोटली रिलेटेड टू इंडिया, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं जो कि दूसरी कंट्री में आउटसाइड द कंट्री ऑपरेट कर रही हैं पर दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया, उस पे भी फेरा के प्रोविजंस लागू होते हैं। अब आ जाते हैं, आफ्टर फेरा आया फेमा, और इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आया इन द ईयर, ये एक्ट आया 1999 में, और इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 2000। और इसका ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको बताया, टू रेगुलेट, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। और सेम चीज़ें जो फेरा पे थी वो फेमा में भी एप्लीकेबल हो रही हैं, कि अगर आप सपोज़ इंडियन मल्टीनेशनल्स हो तो, और आप इंडिया में जो है आपका बिजनेस ओन होता है, कंट्रोल होता है बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में भी जो है एज फेरा फेमा के भी प्रोविजंस लागू होंगे। मतलब ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम चीज़ बताई गई है, ये बताया है इसमें, और ये होल कंट्री में एप्लीकेबल होता है फेमा। और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, ये चाहता था कि फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा मिले, साथ ही साथ डेवलपमेंट हो और मेंटेनेंस हो फॉरेक्स मार्केट का हमारी कंट्री में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव क्या था फेमा का? फेमा का ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो किसका? फॉरेक्स मार्केट का हमारी कंट्री में। ये ऑब्जेक्टिव था फेमा का। और फेरा का क्या था? फेरा का ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करें जिससे हमारे कंट्री की, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं और ये 49 सेक्शंस कंटेन करता है फेमा। इसमें 12 सेक्शंस जो है वो ऑपरेशनल, किस तरीके से काम किया जाए उसके बारे में बताता है, और 37 सेक्शंस जो है वो पेनाल्टीज़, कॉन्ट्रवेंशंस, अपील्स, एडजुडिकेशन, इन सब की बात करता है। अब प्रिसाइज तरीके से समझते हैं कि फेरा और फेमा, जो कि हमने अलग अलग भी डिस्कस किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो फेरा है ये तो मैंने बताया रेगुलेट करता है पेमेंट्स, जैसे हमने पढ़ा, सिक्योरिटीज़ रेगुलेट करता है, फॉरेन पेमेंट्स रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया में भी ये अपनी भूमिका निभाता था, ये उसको भी रेगुलेट करता था। वेयर एज अगर मैं फेमा की बात करूँ तो ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है कि फॉरेक्स मार्केट जो है उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसका अच्छी तरीके से जो है ऑर्डरली मैनेजमेंट हो। फेमा जो है ये बाद में आया फेरा के, इसलिए 1973 में फेरा आया था और 1999 में फेमा आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ट। इसके अलावा फेरा काफ़ी लेंदियर था, काफ़ी सारे सेक्शंस थे, बट फेमा में कंपेरेटिवली कम सेक्शंस हैं। और फेरा जब आया तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, पर जब फेमा आया तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्थिति अच्छी हो गई, बिकॉज फेरा ने ये कर दिखाया। और फेरा जो है ये
काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव था, काफ़ी कंजर्वेटिव था, बिकॉज आपको हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेयर एज फीमा में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, इट इज़ सम वॉट फ्लेक्सिबल। फेरा की प्रोविजंस को अगर आप वायलेट करते हो तो ये एक ऑफेंसिव था एक्ट, है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं आपके अगेंस्ट अगर आप फेरा के प्रोविजंस को वायलेट करते हो, तोड़ते हो तो। पर फेरा में ऐसा कुछ नहीं था, पेनाल्टी लगती है, और अगर उसके प्रोविजंस तोड़ते हो तो अगर आप उस पेनाल्टी का पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं कर पाते हो तब आगे जा कर के आपको इम्प्रिजनमेंट वगैरह जेल हो जाती है। पर फेरा में अगर आपने उनके प्रोविजंस को तोड़ा तो एज ए पनिशमेंट आपको इम्प्रिजनमेंट होनी ही है ना। तो ये लिखा हुआ है। और सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन के बेसिस पे फेरा में हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते थे, पर फेमा में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में स्टे करते हो तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फेरा में आप अगर तोड़ते हो प्रोविजंस तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और फेमा में मॉनेटरी पेनाल्टी आपको देनी है, इनकेस अगर आप वो नहीं दे पाते तभी आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिविल ऑफेंस। ये शॉर्ट तरीके से मैंने पूरा फेरा और फेमा दिया हुआ है ना। इसमें मीनिंग तो हम लोग ने पढ़ लिया है। एनैक्टमेंट कितना है, एनैक्टमेंट मतलब ये ओल्ड है फेरा, और फेमा कंपेरेटिवली न्यू है। नंबर ऑफ सेक्शंस, क्योंकि फेरा बोल रहा था लेंदियर है, क्योंकि इसमें 81 सेक्शंस थे, वेयर एज फेमा में जो है 49 है, जिसमें 12 ऑपरेशनल है और 37 इज रिलेटेड टू पेनाल्टीज एंड ऑल कॉन्ट्रवेंशंस। और कब आया था फेरा, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे काफ़ी लो थे तब फेरा आया, और फेमा जो है ये जब आया तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो गए। काफ़ी रिजिड अप्रोच थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट था फेरा, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी, वेयर एज फेमा इज़ कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल। सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, तभी आप रेसिडेंशियल स्टेटस, आप इस कंट्री के रेसिडेंट कहलाओगे अंडर फेरा। बट फेमा में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहते हो इंडिया में तो आप रेसिडेंट कहलाओगे इंडिया का, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा। और वायलेट अगर आप करते हो प्रोविजंस फेरा के तो क्रिमिनल ऑफेंस है, जिससे आपको पनिशमेंट होगी। और फेमा एक सिविल ऑफेंस है, इसमें आपको पेनाल्टी वगैरह लगेगी, मॉनेटरी पेनाल्टी। अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हो तो ही आपको जो है इम्प्रिजनमेंट या फिर आप कह सकते हो जेल होगी। एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। हमारा फेरा और फेमा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। नेम द अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है इंडिया में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया आरबीआई, हमने कई बार जो है इसकी चर्चा भी की। फेमा वाज मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम। फेमा कब आया है, इसकी भी मैंने बीच बीच में आपको कई बार हिंट दी है। आपने अगर सुना होगा अच्छी तरीके से तो आप इसका आंसर दे पाओगे। फेमा कब आया, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1999 2000 में, इसलिए इसे आइडेंटिकल ऑप्शंस रखे गए हैं। 1 जून 2000 में फेमा आया था। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज मैं देखता हूँ हमारे लर्नर्स कमेंट में जो है आंसर्स बताते हैं, जिससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि मेरे जो वीडियोस इट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल फॉर आवर सब्सक्राइबर्स हु इन्वेस्टिगेट्स द कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी। सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर below in the comment section and thank you so much for your valuable time। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेरा और फेमा के बारे में पता चले, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि हम नॉलेज इम्पार्ट करें और हमारे जो लर्नर्स हैं उनको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।